हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर सन 2024 सेट नंबर 2 347 जीए। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन है, एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीनों में विभेद के लिए कोई टेस्ट दीजिए, कोई परीक्षण दीजिए। तो बेटा एमीन क्या होता है? बहुत आसान है। देखो ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। जैसे अमोनिया है हमारे पास, तो बेटा ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये अमोनिया है, ठीक है। इस अमोनिया से अगर एक भी हाइड्रोजन आप हटा दीजिए और हाइड्रोजन हटा करके CH3 लगा दीजिए। बेटा ये हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है। तो ये एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीन। तो जब किसी अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा दो, हटा करके जब हम एल्किल ग्रुप या एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तब इसे हम एमीन कहते हैं, ठीक है। बेटा फिर समझो एक बार। देखो हमारे पास है ये अमोनिया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? NH2R। ये हो जाएगा प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब इससे एक H और निकाल दो, एक R और जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बेटा? तो बन जाएगा NRR और यहाँ जाएगा H, सेकेंडरी एमीन। तो मतलब अगर एक H और हटा देंगे, एक एल्किल ग्रुप और जोड़ देंगे तो टर्सरी एमीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अमोनिया, जब किसी अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसे हम एमीन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब अमोनिया के एक अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके एल्किल ग्रुप अटैच कर देते हैं तब इसे हम एमीन कहते हैं। देखो बेटा जो बातें मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। देखो यहाँ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन है। अब हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। ऐसा कौन सा टेस्ट है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन विभेद कर सके, ठीक है। तो टेस्ट का नाम है बेटा नाइट्रस टेस्ट। क्या बोलते हैं? नाइट्रस टेस्ट। लिखा नहीं है, हेडिंग डाल लेना आप लोग, नाइट्रस टेस्ट, ठीक है। तो नाइट्रस टेस्ट लगा रहे हैं हम लोग। तो बेटा ये प्राइमरी अमीन की जो पहचान करने की स्पेशली होता है। देखो हमारे पास प्राइमरी अमीन है, HNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस टेस्ट। तो जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे अल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। देखो थोड़ा रिएक्शन समझने का प्रयास करें अगर, तो हम समझ सकते हैं RNH2 प्लस HONO, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से ROH निकल जाता है, ये ROH हमारा ये रहा, ठीक है, ROH निकल गया। अब यहां से देखो एक N, ये एक N, ये N2 गैस निकल गई, ये रही बेटा। H2 ये है, O ये है, तो H2 ये रहा। तो इस प्रकार जो है हम ऐसे कह सकते हैं। देखो अब तुमको रिएक्शन कैसे याद करेंगे? देखो अगर रिएक्शन याद नहीं रहे तो तुम ऐसे लिख सकते हो इस बात के लिए। कैसे लिख सकते हो बेटा? जब हम एमीन में, बेटा हमारे पास कोई एमीन है, जब किसी एमीन में HNO2 डालते हैं तो नाइट्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलती है। नाइट्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलती है, जिससे प्राइमरी एमीन की पहचान हो जाती है, ठीक है। तो बेटा यह नाइट्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलती है, ये वाली गैस। तो प्राइमरी एमीन कैसे पहचान करते हैं हम लोग? बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की। बेटा ये सेकेंडरी एमीन है, इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो पानी निकलता है इसमें और बन जाता है नाइट्रोसो डाई एल्काइल एमीन, ठीक है। अगर टर्सरी एमीन होगा तो टर्सरी एमीन की रिएक्शन कराएंगे हम लोग HNO2 से, तो हमारा लिंक बनेगा, ये कंपाउंड बन करके आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब साल्ट बन करके आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो इस प्रकार नाइट्रस टेस्ट द्वारा हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन विभेद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है X, क्या लिखा है बेटा? X एथेनामीन। X एथेनामीन पर HCl की अभिक्रिया और बाई एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं HCl की 0 सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बेटा सुनेंगे ध्यान से। देखो ये हमारा X एथिल एमीन पर HCl की रिएक्शन लिखने जा रहे हैं बेटा। एथिल एमीन जो है एथेन एमीन का मतलब होता है C2H5NH2। जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तब ये है एथेन एमीन हाइड्रोजोक्लोराइड बनाता है। बेटा क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो हमारा बनता है एथिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। एथिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इसको बोलते हैं एथिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड,
ठीक है, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, बनता कैसे बेटा। देखो ये C2H5NH2 है, ठीक है, इस पे लोन पेयर होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। और हमारा ये है HCl, तो पता है ये H प्लस है, Cl नेगेटिव है। जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर जो होते हैं, ये लोन पेयर इनको अपना इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन को राजी कर लेते हैं, कहते हैं हाइड्रोजन भाई तुम्हारे साथ रह लो यार, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, यहां से बन जाता है NH4 प्लस, क्या हो जाता है NH4 प्लस। अब जो Cl नेगेटिव वो भी एडजस्ट हो जाता है, तो कुल मिलाकर बन जाता है C2H5NH3, ठीक है, और Cl, ऐसा बन जाता है कंपाउंड ये, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कंपाउंड बन करके आता है। अब बात करते हैं बाई एनिलीन की। बाई एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और डाइल्यूट HCl की 0 सेंटीग्रेड ताप पर हम रिएक्शन कराते हैं। तो देखो एनिलीन C2H5NH2 का सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl के साथ 0 सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है, और तो ये है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाता है। मेरा ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये बन गया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। चलो अगले रिएक्शन को चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बहुत आसान है, लिखा है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्या है। तो डी ब्लॉक के तत्व बेटा कौन से होते हैं, तो सुनो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई हम एक जैसे स्कैंडियम ले लें बेटा, क्या ले लें, स्कैंडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है परमाणु क्रमांक। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया हमारा, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया हमारा D1, डी में गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जिस कोष में जाते हैं वो तत्व उसी ब्लॉक का कहलाता है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बेटा। परिभाषा कैसे देंगे कि वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कोष में एंटर करता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है कहलाते हैं बेटा डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये बात देखी होगी, देखो डी ब्लॉक तत्व क्या होता है, वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है एंटर करता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। चलो यहाँ पे ये समझाया गया अभी बेटा, शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कोष में एंटर करता है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा। इसमें भी ऐसा ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि डी कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं इसलिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बेटा, वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ कोष में एंटर करता है एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। देखो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया तो ये क्या है गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे। तो बेटा डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 d1-10, और 1-10 नहीं है, 1 से 10 तक है, और ns 1 से 2 तक है। जैसे मान लीजिए मैं स्कैंडियम में निकालना चाहूं तो बेटा स्कैंडियम का जाएगा आर्गन 3d1 4s2, यह आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। अब हम एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो n-2 f1 1 से 14 n-1 और d 8 से 1 ns2, 8 से 1 0 से 1 ns2। तो इसमें जो लैंथेनाइड और रेटिनोइड भी शामिल होते हैं। तो इसका अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब अगला जो क्वेश्चन है होता है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है बेटा एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा जब हम ऐसा रिएक्शन कराते हैं तो देखो कैसा होता है बेटा, देखो ये सोडियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं, एथेनॉल से करा रहे हैं। जब एथेनॉल से कराते हैं तो यहाँ से बेटा NaOH निकल जाता है, क्या निकल जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है बेटा। तो NaOH निकल गया, बच्चा क्या C2H5Br, C2H5Br बनता है हमारा, ठीक है। अगला जो रिएक्शन है लिखा है टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है तो क्या होता है बेटा, देखो आपको पता है जो CH3 होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो क्लोरीन निकल के आती है
एक बार वो ऑर्थो पे जाएगी, दूसरी बार वो पैरा पे जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बेटा ये ऑर्थो पे गई और ये पैरा पे गई, और जो पैरा वाले होते हैं वो मेन प्रोडक्ट कहलाते हैं, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये 4-क्लोरोटोलुइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला जो क्वेश्चन है बेटा लिखा हुआ है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो बेटा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, जल के साथ अभिक्रिया करा रहा है हमारे लिए, तो ये नाइट्रोजन गैस निकली जाएगी यहाँ से, ये तो अनस्टेबल होता है, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बेटा देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहो तो कर सकते हो। ये HCl निकल गया, क्या निकल गया बेटा, HCl निकल गया, ठीक है। HCl निकल गया, हमारा N2 गैस भी निकल गई, बचा कौन हमारा फिनॉल, भैया बचा है, फिनॉल अटैच हो जाएगा तो ये फिनॉल बन गया तुम्हारा, ठीक। अगला चलते हैं। 2 ब्रोमो पेंटेन को अल्कोहलिक QH के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है बेटा, ये है 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है बेटा। देखो 1 2 3 4 5, तो ये जगह 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक ना, अपने आप 2 ब्रोमो पेंटेन है ये। अल्कोहलिक QH के साथ इसे कराते हैं बेटा, तो यहाँ से निकल जाता है KBr निकल जाता है बेटा, क्या निकल जाता है, K यहाँ से Br, यहाँ से Kb निकल जाता है, और यहाँ पे OH जाकर के शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बन के आ जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, ठीक है बेटा। देखते हैं, हमें राउल्ट का नियम समझाना है इसमें। देखो राउल्ट का नियम क्या होता है, बहुत आसान होता है राउल्ट का नियम। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट, दो राउल्ट का नियम क्या कहता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये बर्तन है, ये बर्तन, ठीक है, इसमें बहुत सारे विलयन के अवयव घुले हुए हैं। मान लीजिए एक अवयव ये है, एक अवयव 2 है हमारे पास, ठीक है बेटा, और पानी भरा हुआ है। और जो अवयव 1 है और 2 है, ये कैसे है बेटा, ये वाष्पशील है, ये उड़ सकते हैं, ठीक है। अब हल्का हल्का इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहां से जो उड़ने लायक चीज होती है ना, जो उड़नशील होती है, वो जैसे ये उड़ने लायक है, ये तो ये उड़ना स्टार्ट कर देती है, इस तरीके से उड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। तो ये वाष्प का एक प्रेशर होता है, ऊपर के लिए कहता है वाष्प का प्रेशर होता है। तो इनका जो वाष्प दाब होता है बेटा, ये वाष्प दाब इनके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसमें जितने भी मोल होते हैं उनके समानुपाती होता है, ठीक है। तो जो वाष्पशील विलय होते हैं, मान लीजिए इसके मोल, मान लीजिए x है, इसका मोल x1 है बेटा, कितना है बेटा, x1 है, ठीक है। और इसका जो दाब है, वाष्प दाब, वो क्या है, P1 है, क्या है, P1 है बेटा, तो P1 समानुपाती हो जाएगा x1 के। और मान लीजिए इसका जो वाष्प दाब है P2 है, और इसका मोल अंश कितना है बेटा, x2 है, तो P2 समानुपाती हो जाएगा x2 के। कितना आसान है, तो ये राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम बेटा क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो ये देखो, ये वाष्प दाब है बेटा, मूल अंश के समानुपाती, ये भी वाष्प दाब है, ये भी मूल अंश के समानुपाती है। माना अवयव 1 और 2 का वाष्प दाब P1 P2 है, तो इनके मोल अंश मान लीजिए x1 x2 है। तब राउल्ट के नियम से बेटा, राउल्ट के नियम क्या कहता है, इनका जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा P1 समानुपाती x1 के। हम लिख सकते हैं यहाँ पे P2 समानुपाती x2 के, यहाँ लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 और P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। तो P टोटल कितना हो जाएगा बेटा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, और P2 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब क्या है बेटा यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस x2, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, रख देंगे x1 की जगह पे, जो x1 है बेटा, तो x1 जब हम लिख दिया 1 माइनस x2 लिख दिया, P2 और माइनस x2, P2 इंटू x2 कर दिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो P1 नॉट है इसकी गुणा कर दो अंदर, जो गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, P1 नॉट x2 आ जाएगा, P2 x2 ये आ गया बेटा। अब P1 नॉट हमारा ऐसे रखा हुआ है, माइनस का या x2 हमने कॉमन ले, तो क्या बचेगा, माइनस का P1 और प्लस का P2, ठीक है, माइनस का P2, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन, हाँ इसी में इसका पार्ट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी के पार्ट में हमें दे रखा है P1 नॉट इक्वल टू 17.535 mmHg, W बन की वैल्यू देखिए 450,
और इसका जो M1 निकल आएगा 18 ग्राम निकल के आएगा बेटा, क्योंकि उसकी मोलर द्रव्यमान निकलेंगे 18 निकल के आएगा। W2 की वैल्यू देखिए, W2 का मतलब बेटा क्या होता है, विलय। विलय की वैल्यू देखिए 25 ग्राम और इसका मोलर मास निकल के आएगा 180। ग्लूकोज के लिए 180 आता है, निकाल के देख लेना आप लोग, ठीक है। तो हम जानते हैं N1 इक्वल टू W1 बटा M1, मतलब भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने मोलों की संख्या निकाली बेटा, N1 25 मोल आ गया, N2 इक्वल टू हमने ऐसे कैलकुलेशन किया तो आ गया 0.13 मोल, ठीक है बेटा। अब हमने क्या काम किया, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल दो, x1 इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू 25 आई थी, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.999, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसकी वैल्यू आ गई तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो x2 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार इसके हमने x1 x2 निकाल लिए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट x1 के समानुपाती होता है। तो ये आप दोनों को रख देंगे, गुणा भाग कर देंगे, इतना आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब 6 का कार्ड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।